देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूछना है बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट क्या है। तो देखो जो बजट एस्टिमेट है ना, जैसे अभी अगर हम बात करेंगे इस साल बजट कब आया है, जनवरी फेब में आएगा, जैन फेब में आएगा ना। तो जो बजट जैन और फेब में अब निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया के हिसाब से बजट का एस्टिमेशन। बजट का एस्टिमेशन किसके लिए, जो ये जो साल है हमारा, देखो साल के शुरू में रखा था ना एस्टिमेट। एस्टिमेट कब रखेंगे, साल के शुरुआत में रखेंगे। तो अब जो वो एस्टिमेट जो हमने रखा हुआ है शुरू में, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एस्टिमेट हमने जनवरी में रख लिया वही हमेशा चलता रहेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी कई बार किस पे डिपेंड करती है, जो उस साल के कुछ सरकमस्टांसेस हो गए। तो रिवाइज करते करते कब कहाँ तक पहुंचते हम, दिसंबर तक। अब समझो बात को, जो इस रिवाइज का जो असल में रिजल्ट निकलेगा ना, वो कब निकलेगा, मार्च और अप्रैल में। तो जो 2023 का मार्च अप्रैल होगा ना, जो वो हमें किसका डाटा देगा, 2022 में हमने क्या अटेन किया है। देखो 2000, एक बार फिर से समझ लो मोटा मोटा, 2022 के जनवरी में हमने एस्टिमेट रखा, फाइनल रिवीजन हमने की कब की, नवंबर दिसंबर में हमने क्या कर दी, रिवीजन कर दी। अब ये कौन सा डाटा हो गया, जो रिवाइज डाटा है, ठीक है ना बात। और जनवरी में कौन सा बजट आ गया, नए वाला, वो किसकी बात करेगा, अगले वाले की। अब जो पुराने वाला जो चीज देख रहे हैं ना 22 वाले की, वो जरूरी नहीं कि हम नए बजट में देखेंगे। तो 22 वाला जो रिकॉर्ड है ना, मैं असल में कब मिलेगा, अप्रैल तक हम क्या करेंगे, उस पिछले बजट को स्टडी करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। तो जो सर्वे जो छापता है ना, कौन सी चीज देखेगा वो, जो अप्रैल मई में उसके पास डाटा हुआ होगा, कौन से वाला देखेगा वो, पिछले साल वाला। अब जो इस साल वाला बजट है वो कब आया, जनवरी में। और जो 2023 का जनवरी वाला जो बजट होगा ना, उसको हम रिवाइज कब करेंगे, दिसंबर में। और उसकी उसकी रियल पिक्चर कब दिखेगी हमें, अप्रैल में। बट अप्रैल से पहले जनवरी में क्या आ चुका होगा, एक और नया बजट, जो क्या लगाएगा, जो आने वाले साल के लिए प्रॉपर एस्टिमेट। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें 3 साल की बात हो रही है इकट्ठी। अब देखो, अब दूसरा क्या, कंपैरिजन किससे करेगा हम, जो 2022 जो 2022 का बजट था, उसकी रियल पिक्चर कब दिखी हमें, मार्च अप्रैल 2023 में, 23 में दिखी ना। तो अब बात हो रही है 23 में, रिवीजन किसका कर रहे हैं हम, 22 का 21 के साथ कर रहे हैं क्या, कंपैरिजन। तो इस तरह से कितने 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 साल इकट्ठे दिख रही है हमें, 21 भी और 22 भी। 21 और 22 किस में दिखेगी, पहले बजट में। जो अगला बजट होगा वो कब कब निकलेगा, 22 और 23 का। समझ गया ना बात। तो ये समझ लो आप, दोनों बजट में मतलब पहले साल वाला बजट और दूसरे साल वाला बजट, जो बीच में एक टाइम पड़ेगा ना, कौन सा, मार्च और अप्रैल वाला। तो मार्च और अप्रैल में क्या होगा, देखो पहले बजट के में निकलेगी, मिलेगी फर्स्ट रिपोर्ट, लास्ट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, जो निकल चुका है बजट मार्च अप्रैल में। और जो नया बजट है उससे क्या निकलेगा, फर्स्ट रिवीजन। क्लियर है जी बात। तो इस तरह से देखो, अब मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है बताने में, 21 क्या है, 22 क्या है और 23 क्या है। अब देखो, अब अगले साल क्या होगा, 2023 की जनवरी में क्या निकालेगा हम, नया बजट। कब के लिए, 2023 के लिए, 2023 और 24 के लिए मान लो, क्योंकि 2023 की वो बात करेगा और रिजल्ट कब दिखेगा, 24 में। 2000 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना बात। अब फरवरी मार्च अप्रैल तक अब हम पहुंचेगा ना, अप्रैल तक हमें किसका डाटा मिलेगा, अब जो 2022 का बजट का असली आउटकम थी, वो कब दिखेगा मैं, अप्रैल 2023 में। तो अप्रैल 2023 में हमें किसकी मिलेगी, 22 की रियल पिक्चर, ठीक है ना। कब, अप्रैल में 2023 में। और जो 2023 के लिए जो बजट हमने सेट किया था, कब सेट किया था, जनवरी में। जनवरी में क्या था ना। तो जो ये अप्रैल वाला महीना है ना, इसको आप ऐसा समझ लो कि इसमें क्या हो रहा है, पिछले वाले की हमें रियल पिक्चर मिल रही है, और नए वाले क्या कर रहे हैं हम, अगर जरूरत पड़े तो क्या हो सकती है वहां पे, रिवीजन। तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि अप्रैल ही बता रहा हूं मैं, मतलब आप इसके कहीं नियर बाय समझ लो, ठीक है ना बात। तो
तो इसलिए देखो अब समझो बात, भले ही हमारा आज की डेट से हमारा बजट कब निकलता है, जनवरी में, बट फाइनेंशियल ईयर कब मानते हैं फिर भी 31 मार्च के बाद ही, क्योंकि 31 मार्च को क्या मिलती है हमें काफी हद तक पिछले साल की एक रियल पिक्चर। समझ गया जी बात यहाँ तक? तो ये था। अब देखो चैप्टर 1 का हम कुछ पार्ट छोड़ चुके हैं, उसको हम इसके बाद करेंगे। तो पहले देख लो स्टेट इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। अब देखो ये तो हम इकोनॉमी में पढ़ते होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी है उसके क्या है, 3 सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है ना। और देखो प्राइमरी के अंदर जो मेजर चंक किसका आता है, एग्रीकल्चर का, इसलिए कई बार क्या पूछते हैं वो अलग से पूछते हैं, हमने कल पता था कि 9.643%। भले देखो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर ही बोलेंगे, एग्रीकल्चर के बारे बोल देते हैं क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर सबसे बड़ा है, बट हिमाचल तो कैसे स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर कौन ओवरटेक कर गया हुआ है, हॉर्टिकल्चर, है ना। अब तो हिमाचल में एग्रीकल्चर सेक्टर की जगह क्या बोलना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, है ना। और उसके बाद सेकेंडरी में बड़ा कुछ आ जाएगा, बट इसका भी मेन क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। तो जैसे अब देखो अगर इंडस्ट्री के अकेले बात करेगा तो हमने पढ़ा था 28% के करीब करीब है, और अगर पूरे सेकेंडरी की बात करेगा तो करीब करीब 41% है। और उसके बाद क्या आएगा, सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या आएगा, इंश्योरेंस आएगी, बैंकिंग आएगा, टूरिज्म आएगा, है ना। और ये गवर्नमेंट भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कभी हेल्थ की देती है, एजुकेशन देती है, वो सारा किसके अंदर आएगा, सर्विस के अंदर। अब देखना इसमें, अब काफी हद तक तो जो कल वाला हमने किया था ना उसका ही अब डाटा है ये। तो एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट क्या है प्राइस में, तो कल वाली बात है ना ये। तो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट कांस्टेंट प्राइस कितना था, 1,14,800, जो जितना भी था ये, तो उसको अब छोड़ो। अब सेकंड रिवाइज, अब जो सेकंड रिवाइज है ना उसमें क्या दिखा, मैं थोड़ा सा डिप दिखा है, कम करना पड़ा ना, क्योंकि बीच में क्या आ गया था, बिल्कुल मिड में क्या आ गया था, कोरोना। कोरोना आ गया था, तो इसलिए कितना हमने कल भी पढ़ा था, ये वही ग्राफ है, कितना, -5%। तो इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग एंड माइनिंग, क्वेरिंग एंड सब सेक्टर्स। ये जो बुलेट किया हुआ ना, कई बार अगर 4-5 नंबर क्वेश्चन आ गया मेंस में लिखने के लिए तो सीधा सीधा यही है। चलो जी नेक्स्ट है एग्रीकल्चर विद इट्स एलाइड सेक्टर सपोर्टिंग अबाउट 56% ऑफ द पॉपुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी भी कितने परसेंट लोगों को ये रोजगार देता है, 56% को, एज अ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम इसकी ग्रोथ पढ़ेगा, हम कल देखा था ना इसका कितना ग्रोथ डिप किया है इसका, -12%। और इन हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर इज नो लार्जर ट्रीटेड एज अ सब सेक्टर। मतलब अभी भी क्या करते हैं हम, हॉर्टिकल्चर को अलग से सेक्टर नहीं मानते, किसका पार्ट मानते हैं इसको हम, एग्रीकल्चर का। भले ही क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर आगे निकल गया हुआ है। और लाइव स्टॉक सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अल्टरनेटिव। तो आज की डेट से क्या हिमाचल में लाइव स्टॉक का भी एक ऑप्शन है। लाइव स्टॉक समझते हो ना, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग वगैरह बड़ा कुछ आता है उसमें, तो वो सारा भी यहाँ बढ़ चुका है। अब देखो ना, अगर देखो मेंस के तरफ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, प्री के लिए पूछ लेते हैं, जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, एग की प्रोडक्शन भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और बट मीट की प्रोडक्शन क्या हुई है, यहाँ पे कम हुई है ना। और लाइव स्टॉक एंड फिशरी, याद रखना ये फिशरी पे क्वेश्चन बन सकता है, आगे भी पढ़ेगा इसको। इसमें क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 5.6% एंड 9.6% रिस्पेक्टिवली। और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग वाला जो कंसेप्ट है, फॉरेस्ट्री होता है ना, हिमाचल प्रदेश एक फॉरेस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, फॉरेस्ट्री जो है डिफॉरेस्टेशन का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या करती है, सेल करती है फॉरेस्ट को जहां जहां जरूरत पड़ती है। आपने देखो ना, जैसे सरकार बेचती है ना, स्लीपर से बेचती है वो, तो वो जो डिफॉरेस्टेशन के अंदर ये फॉरेस्ट्री वाला कंसेप्ट आएगा, तो उसमें क्या बोलेगा हम इसको, कि इसमें भी कमी आई है। क्यों कमी आई है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, है ना, और लेबर भी मिलती नहीं थी, पर लॉकडाउन में बाहर निकलते थे जो चोरी करते थे उनको थोड़ा आसानी पड़ गई थी, है ना। मतलब ऑफिशियली तो मुश्किल था ना जाना, बट जो जिनको चोरी करनी थी उनके लिए थोड़ा ठीक पड़ गया था। नेक्स्ट है सेकेंडरी। तो मैन्युफैक्चर सेक्टर आएगा इसमें, मैन्युफैक्चर दोनों ही, ऑर्गेनाइज भी और अनऑर्गेनाइज भी। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारा इसके अंदर आता है। इसमें भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है -6.6% का। इसको भी आपने मैसेज डाटा याद रखना है। और टर्शियरी एंड सर्विस सेक्टर में क्या आता है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज।
तो ये सारी सर्विसेज आपको देखो, एक्चुअली क्या अभी तो लगती है आपको ऐसे ना बोलने में, मतलब पढ़ने में सीधी लग रही है, बट जब अगर एग्जाम में लिखना होगा ना तो भूल जाते हैं। तो इसलिए जितने भी बोल्ड की हुए हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखनी है ये, है ना। तो अगर कई बार ऐसे पूछ लिया कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है कि अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा है, तो अगर आपसे पूछ लिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी पोटेंशियल एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर, तो पोटेंशियल एरिया क्या हो गया, सारे ही हो गए पोटेंशियल एरियाज, है ना। और इन पोटेंशियल एरिया को लिखना है और थोड़ा थोड़ा फैक्ट लिखना है तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। और उसके बाद है जीवीए इन सर्विस सेक्टर, इसमें भी क्या हुआ है, सर्विस सेक्टर में इस देखो डाटा फैक्ट इतना जरूरी नहीं याद रखने की, कितना एस्टिमेट क्या है 44,198 करोड़ और अगेंस्ट 45, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें भी डिप हुआ है, कम हुआ है। अब जो नेक्स्ट है ये वाला ग्राफ आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसके अंदर वही डाटा दिया हुआ है, देखो सेक्टर वाइज जीवीए एंड ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस, बेसिक प्राइस गिवन बिलो। सबसे पहला आ गया प्राइमरी सेक्टर। अब देखो जीवीए क्या हो गई, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, अगर हम किस पे देख रहे हैं इकोनॉमी को, प्रोडक्शन के बेस के ऊपर, तो जीवीए में ऑब्वियसली क्या हुई है, नेगेटिव। कितना नेगेटिव गया है, -12%। देखो कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है, अब तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। अब जो सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है, एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, किसमें गई है, नेगेटिव 8.6%, और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग भी गई है नेगेटिव 19, और उसके बाद है माइनिंग एंड क्वेरिंग भी गई है क्या, नेगेटिव। अब एक तो प्री में क्वेश्चन बनता है इसका सीक्वेंस लगाओ कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किस में गई है, तो वो गई है फॉरेस्ट्री में, और दूसरे नंबर पे किसे गई है, एग्रीकल्चर में। बट एक सेक्टर ऐसा, एक एरिया सब सेक्टर ऐसा है जो उसमें ग्रोथ पॉजिटिव गई है, वो कौन सी है, फिशिंग। ठीक है जी, तो लॉकडाउन में मछलियों का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी फिर से वही बात है, जीबीए कितना डाउन हुआ इसमें, 6.6% माइनस। अब इसमें सबसे बड़ा डाउन किस में आया है, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन काफी हद तक रुक गई थी, उसके बाद किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। और एक चीज थी जो चलती रही, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस एंड वाटर सप्लाई, क्योंकि बिजली तो बनती रही है उस टाइम, है ना। तो ये भी आपने देख लेना, प्री के लिए आपको याद करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में -7% का, कंस्ट्रक्शन में -12 का, और इलेक्ट्रिसिटी क्या करिए पॉजिटिव। देखो ना जो ये पॉइंट दिया हुआ है ना, जैसे अब देखो ऊपर क्या है, फिशिंग यूनिक दिख रहा है प्राइमरी में, क्योंकि उसमें क्या है, पॉजिटिव किया है, और इधर क्या दिख रहा है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर। अब देखो टर्शरी का क्या है, टर्शरी का जो नेगेटिव गया है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन -24, ठीक है जी। ट्रेड एंड होटल -2.1, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आएगा, बैंक हो गई, इंश्योरेंस कंपनी होगी, सारी किसमें आएगी, फाइनेंशियल सर्विसेज में। और उसके बाद है रियल एस्टेट ओनरशिप एंड ड्वेलिंग प्रोफेशनल सर्विस। रियल एस्टेट होता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह दिखती है आगे, वो भी सर्विस में आती है ना। देखो बनाता कोई और है, बेचता कोई और है, इसमें भी क्या गया है, नेगेटिव गया है। अब दो ही एरिया ऐसे थे जो प्लस में गए हैं, एक तो है अदर सर्विसेज। तो अदर सर्विसेज किसकी, जो सरकार प्रोवाइड करा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें किसने की है प्रोवाइड लॉकडाउन में भी, गवर्नमेंट ने। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसमें गया है, पॉजिटिव में, यही था ना। तो ये दो एरिया है, अदर सर्विसेज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सर्विस सेक्टर के क्या थे, पॉजिटिव में गए हुए। ठीक है जी। देखो कल भी मैंने हमने बात की थी, एक था सबसे पहले क्या आता था, इनकम मेथड। हमने इनकम देखनी है तो सबसे पहले क्या देखेगा हम, इनकम। इनकम वाले कंपोनेंट कौन कौन से है, इनकम किसकी हो सकती है, सबसे पहले तो लेबर। लेबर मतलब जो भी काम करेगा वो क्या लेगा, वेजेस। और दूसरा क्या होगी उसके पास, लैंड, और लैंड पे क्या लेगा वो, रेंट। और तीसरा क्या होगा, कैपिटल। कैपिटल मतलब अगर मेरे पास मान लो बैंक बैलेंस है, तो क्या है मेरी, वो कैपिटल है। तो उस पर क्या लूंगा मैं, इंटरेस्ट। और मेरी एक कंपनी है एंटरप्रेन्योर, उसमें क्या लूंगा मैं, प्रॉफिट। देखो अगर मान लो एक हाउस होल्ड है, एक घर है, अगर हमने उसकी इनकम देखनी है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, लेबर का काम करते होगे, वेजेस मिल गई।
उनके पास लैंड है, उन्होंने रेंट पे दे रखी है, उनके पास पैसा होगा कैपिटल की फॉर्म में, बैंक में सेविंग कर रखी है, तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और उनकी एक कंपनी है, तो वो कहाँ मिलेगा उन्हें? कंपनी में हमेशा क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योरशिप में उसको प्रॉफिट। तो ये तो क्या होगी इनकी इनकम। और इनकम के बाद जो इंसान की जितनी इनकम होगी वो कहाँ जाएगा? उसके एक्सपेंडिचर में। अब एक्सपेंडिचर में यहाँ सब कुछ काउंट होगा, तो सबसे पहले क्या होगी? प्राइवेट कंजम्पशन, जिसको हमने किससे डिनोट करते थे? सी से, प्राइवेट कंजम्पशन। तो प्राइवेट कंजम्पशन में कुछ भी आ सकता है, चाहे चाहे जिस मर्जी के लिए खर्च कर रहे हो, चाहे कोई अपने अपने किसी लग्जरी के लिए खर्च क्यों ना कर रहा हो। दूसरे में क्या आएगी? जो बची पैसा होगा वो कहाँ करेगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, चाहे सेविंग कर दे, ठीक है ना। और तीसरा क्या देखा था हमने नेशनल लेवल पर? गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, सरकार भी क्या करती है? खर्च करती है। और लास्ट में क्या देखा था हमने? नेट एक्सपोर्ट, कुछ हमने इंपोर्ट किया, कुछ हमने एक्सपोर्ट किया। तो इसको क्या देख लिया हमने? कौन सी साइड देख ली हमने इसकी? ये हो गई एक्सपेंडिचर वाली। तो अगर मैंने 100 रुपए कमाया होगा इनकम से, तो मेरा खर्चा भी कितना दिखना चाहिए? 100। तो ही सही जाएगा ना। अब ये तो थी, एक थी इनकम, एक थी एक्सपेंडिचर, बट बीच में मैंने किया क्या उसके लिए? जहां से मेरी इनकम जनरेट हुई होगी और जहां से मैंने खर्चा किया होगा, तो कुछ ना कुछ मैंने कुछ ना कुछ मैंने जनरेट किया होगा, तो उसको क्या बोलेगा हम? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में एक बात ये हो सकता है कि मेरे पास पहले कुछ पैसा पड़ा होगा, तो कहां से हम उसको क्या बोलेगा हम? ओपनिंग अकाउंट। अगर मेरे पास 100 रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मेरा ओपनिंग अकाउंट कहां स्टार्ट होगा? 101 रुपए से। तो 100 रुपए क्या है मेरा? ऑलरेडी मेरे पास है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे ना उसको, क्योंकि वो कहाँ का है? पिछले साल वाला। इस बार जो भी हमने इकट्ठा किया वो, और प्लस जो इस साल प्रोड्यूस तो किया गया है, बट वो आगे सेल वगैरह उसकी कंजम्पशन नहीं हुई, वो भी क्या माना जाएगा इस साल की प्रोडक्शन। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो हमने यहां प्रोड्यूस कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, उसे क्या हो गई? वो फाइनल वैल्यू। तो तीन तरीके थे, एक प्रोडक्शन साइड से, और एक एक्सपेंडिचर साइड से, और तीसरी कौन सी थी? इनकम वाली पार्ट। ठीक है जी बात। अब देखो ये वाला जो फिगर दिया है ना, अब इसका देखो एक ही तरीका है, आपको 2-3 रीडिंग मारनी पड़ेगी इसमें, तो आराम से हो जाएगा ये। अब आ जाओ सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन। अब देखो अलग अलग चीज है ये, एक सेक्टर की ग्रोथ होना अलग चीज है, ग्रोथ, और उसका कंट्रीब्यूशन होना अलग चीज है ना। और देखो जैसे मान लो 4 लोग हैं, ठीक है ना, और 4 लोगों की इनकम में कितनी ग्रोथ हुई है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मान लो एक बंदा कमाता था 100 रुपए, एक कमाता था 10 रुपए, एक कमाता था 20 रुपए, ठीक है ना। अब जो 100 वाला है वो कमाने लग गया 120 रुपए, और 10 वाला कमाने लग गया 20 रुपए, और 20 वाला कमाने लग गया 30 रुपए। तो तीनों की ग्रोथ अलग अलग दिखेगी ना। मैं तीनों की ग्रोथ क्या दिखेगी? अलग अलग, क्योंकि 100 वाले में कितनी परसेंट ग्रोथ हुई? 2%। 10 वाले में कितनी हो गई? 100%। 20 वाले में कितनी हो गई? 20-30%। तो ये तो है ग्रोथ अलग चीज। अगर देखेंगे हम इसका कंट्रीब्यूशन, बट तीनों ने कितना कमाया? 120 और 50 कितने हो गए? 170। अब इसमें क्या निकलेगा? मैं अगर इनका कंट्रीब्यूशन तो डिफरेंट है, 120 वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ऑलमोस्ट कितना? 170 में जिस आदमी ने 120 पैसा कमाया है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 80-90% होगा उसका। तो जिस आदमी की ग्रोथ कितनी थी? सिर्फ 2%, बट कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? भी करीब 80%। जिस इंसान की ग्रोथ कितनी थी? 100%, बट कंट्रीब्यूशन कितना है उसका? 1%, 2%। समझ गए बात? तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर है उनकी ग्रोथ, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ या इकोनॉमी के सेक्टर की ग्रोथ। बट यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? उस सेक्टर की ग्रोथ के साथ साथ क्या? कंट्रीब्यूशन। तो हो सकता है कि ग्रोथ भले ही ज्यादा हो, बट कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? कम। किसी सेक्टर में ऐसा हो सकता है ग्रोथ उससे क्या हो? ज्यादा हो, कम हो, और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? ज्यादा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जिस बंदे ने 120 से 100 रुपए से 120 तक उसने इनकम की, तो ग्रोथ तो उससे कम ही दिख रही है, बट कंट्रीब्यूशन अभी भी क्या उसका? ज्यादा है।
ठीक है ना। तो अलग अलग चीज है दोनों ही, कंट्रीब्यूशन होना अलग चीज है और ग्रोथ होना अलग चीज है। तो अब देखो जी, तो इसी के बेस पर तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कितना कंट्रीब्यूट करती है, 13.61%। ठीक है ना, एग्रीकल्चर अकेले करता है 9.64%। मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड सर्विसेज कितना करती है, 41.71%। और सर्विसेज सेक्टर कितना करता है, 44.68%। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा, ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है जी बात। उसके बाद है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया, छोड़ दो, इंडिया में नहीं है, इसमें से काट रखा है। एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस वैल्यू इन करोड़ एंड ग्रोथ रेट इन परसेंट। फिर से वही बात आ गई, ये करोड़ वाली वैल्यू आपको एक बार गो थ्रू हो जाना, याद है तो ठीक है, याद तो नहीं रहेगी। अब आपको क्या रहना चाहिए याद, ग्रोथ। अब कितने साल ग्रोथ हुई है, 15 से लेकर कब तक, 2021 तक। देखो 2015-16 में कितनी ग्रोथ थी, 8%। फिर कितनी, 7-6 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, बट बीच में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। फिर 4.1%, और फिर से कितनी हो गई, -5.2। और ये जो लास्ट की जो 3 डाटा है, ये हमने कहाँ पढ़ा था पहले ही, उस फर्स्ट ग्राफ में। तो फिर से रिपीट हो रही है चीज, है ना। अब नेक्स्ट है जी पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम का आपने ये देखना है कि देखो इंडिया की जो हमने पर कैपिटा इनकम पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी दोनों में, कांस्टेंट एंड करंट प्राइस पे। पर जो यहाँ पे इनकम हिमाचल के सर्वे को किस प्राइस पे दी है, सारी करंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे क्या होगा फिर बेस ईयर के साथ इसका कंपेरिजन। और देखो जी, दी है इसमें कांस्टेंट प्राइस दी है, ठीक है ठीक है। देखो जी, तो पहले क्या है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश करंट प्राइस कितना है, 1,83,333 रुपए। और अगर पिछले की देखें तो कितना है, 1,85,000। तो डाउन कितना हो गया, -1.3। अगर देखें हम कांस्टेंट प्राइस में, अब देखो कांस्टेंट प्राइस में फिर क्या होगा, ज्यादा इनकम कम होगी, कम होगी, क्योंकि उसमें क्या निकालते हैं बाहर, इन्फ्लेशन। तो कांस्टेंट प्राइस में कितनी थी, पहले ही 1,40,000, अब कितनी मिली, 1,33,000। तो कितना डाउन हुआ, -5%। तो दोनों डाटा आपने याद रखना है, कांस्टेंट प्राइस में कितनी कम गई है और करंट प्राइस में कितनी कम गई है ना। अब देखो एक है प्रोस्पेक्टस, मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए क्या टारगेट रखा हमने, 3 बात हो गई ना। देखो पिछले का जो 20 वाली साल थी उसमें हमने कंपैरिजन किया किसके साथ, 21 के साथ। तो क्या निकला हमारे पास, डाउन निकला। और अब आने वाले टाइम के लिए क्या करेंगे हम, टारगेट रखेंगे, जैसे सेम किसका था, जीडीपी का, 4 पॉइंट, -5, और आगे कितनी रख दी, 8। सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस पे देखेंगे, पर कैपिटल इनकम एट करंट प्राइस कितनी थी करंट पे पहले ही, 95 से कितने निकला हम, 83, 1,83,000। और अब कितनी रखी है पर कैपिटल इनकम, 2 लाख। ठीक है जी, बाकी अगली वाली फिगर देख लेना। तो कितनी परसेंट इंक्रीज रखी है, कितनी परसेंट हाइक रखी है, 10%। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूं मैं। देखो 20 में कितनी थी, ज्यादा थी, 21 में कितनी आ गई, डाउन। ठीक है जी बात। अब 22 के लिए कितनी रख ली, और ज्यादा, कितनी ज्यादा, करीब करीब 10% हाइक कर दिया। इतनी परसेंटेज हम अज्यूम करते हैं कि हमें आने वाले साल में मिलेगी। ठीक है जी बात। तो तीनों फिगर आपको पता होने चाहिए, करंट प्राइस में ज्यादातर पूछता है ये। तो पहली कितनी थी, 185, दूसरी 183, तीसरी 2 लाख। ठीक है जी, चलो जी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन, देखो इसको क्या पढ़ते हैं बेसिकली, रेवेन्यू हमारा। देखो अभी तक हमने जो जीडीपी पढ़ी है ना, जीडीपी पढ़ी है, उसमें और पब्लिक फाइनेंस में फर्क है। देखो क्या फर्क है, जीडीपी पूरे हिमाचल की है। अगर देखो मान लो, अगर मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री थी हिमाचल में, और वो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्री ने कमाया, वो किस में दिखेगा, जीडीपी में। हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन किस में दिखेगा, जीडीपी में, सबका। क्लियर है जी बात। अब दूसरा क्या हो गया, अब सरकार की जो अपनी कमाई है वो क्या है, डिफरेंट। लग रहा है पता क्या हो रहा मैं। देखो पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन किसकी 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 कमाई है, गवर्नमेंट का। और जो जीडीपी है वो किसकी है, पूरे हिमाचल की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो किसकी है, पूरे
इंडिया के। जीबीए को ऐड किया जाता है किस में देखते हैं हम जीबीए को? प्रोडक्शन साइड से। देखो इनकम साइड से फिर से बता रहा हूं, इनकम साइड से लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, और जीबीए साइड से प्रोडक्शन साइड से जीबीए, और उधर कंजम्पशन साइड से क्या था? जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना। चलो जी, तो हाँ लग गया ना पता क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो जीडीपी है उसमें तो हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, हर एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, भिखारी का भी है, वो तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करता ही है, जाके बाहर कमाता है डिफरेंट डिफरेंट फेस एक्सप्रेशन देके, ठीक है ना बात। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबका हो गया। बट जो जीडीपी, अब देखो जीडीपी थी हमारी मान लो 100 रुपए की पूरे साल की, तो जीडीपी क्या होगी? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने पूरे साल प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। 100 रुपए क्या थी? जीडीपी। अब जो सरकार के पास जो इनकम आई, सरकार की जो खुद की रेवेन्यू थी, वो थी 20 रुपए, ठीक है ना। तो जो जीडीपी का जो सरकार की इनकम हुई वो कितना परसेंट हुई? 20%। दोनों में फर्क है ना। तो यहां पे एक शब्द आता है हमेशा, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसकी रेशो में है? जीडीपी की। गवर्नमेंट के खर्चे किसकी रेशो में है? जीडीपी में। अगर सरकार की पूरे साल हिमाचल की जीडीपी थी 100 रुपए और सरकार ने लोन लिया 30 रुपए का, तो जीडीपी के कितना परसेंट हुआ? 30% क्या हुआ? हमारा लोन। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूं? देखो अलग अलग चीजें हैं। जीडीपी तो है क्या? पूरे साल की जो भी हमने प्रोड्यूस किया। अगर एक साल मान लो ये लैपटॉप बना होगा ना हिमाचल में, ये भी किस में यूज हो रहा है? जीडीपी में। बट इस टैक्स के इस लैपटॉप के बनने में मान लो इसकी 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 कॉस्ट कितनी हुई? 100 रुपए। तो कहां रिफ्लेक्ट करेगा ये? 100 रुपीज जीडीपी में। बट सरकार को क्या आ जाएगा इसका? 100 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगा होगा, देखो अगर 100 रुपए का था ना ये लैपटॉप, और 10 रुपए लगा जीएसटी इसके ऊपर, कितना बन गया? 110 का। तो जो ये 100 रुपए ना, ये कहाँ ऐड हो गए? जीडीपी में। जो ये 10 रुपए ये कहाँ ऐड हो गए? अपने किसके? सरकार के फाइनेंस में। समझ गया बात? तो इसलिए जीडीपी अलग चीज है और पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन अलग चीज है। तो अब देखो हम क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है? जितना बड़ा हमारा जीडीपी का बेस होगा ना, तो उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा? हमारा पब्लिक फाइनेंस हो जाएगा, सरकार के पास उतना पैसा आएगा। देखो ना, अगर हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो 10% मान लो उसके उसके ऊपर टैक्स लेती है हिमाचल सरकार, तो सरकार के खाते में कितने चले गए? 10 रुपए। ठीक है बात। अगले साल क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग कितने की हुई? 200 की, तो सरकार के पास कितना चला गया? 20 रुपए। तो देश भी, स्टेट भी अमीर बन रही है और सरकार भी रिच बन रही है। तो बेनिफिट क्या होगा यहां से? तो जो सरकार के पास पैसा आएगा वो किस पे लगाएगी सरकार? पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी में। पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होगी? सड़क बनानी पड़ेगी, उसको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, किसी को हेल्थ फैसिलिटी देनी पड़ेगी। समझ गए ना बात? तो जहां सरकार पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी करती है ना, वहां से भी क्या कमाती है? रेवेन्यू। मान लो बढ़िया तरह की बसेज ला ली, देखो पहले सरकार कमाती थी, बनता था 100 रुपए का सामान हिमाचल में, अगले साल बनने लग गया 200 का, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया ना। अब सरकार क्या करेगी? पहले चलती थी खटारा बस हिमाचल में, अब ला ली उन्होंने बहुत ही ऐसी बढ़िया कलर तरह की बसेस। उससे क्या हो जाएगा? लोगों को क्या होगी? अच्छी सर्विस मिलेगी। अच्छी सर्विस मिलेगी तो लोग क्या करेंगे? किराया देंगे सरकार को। तो वो जो किराया देंगे सरकार को, तो कहाँ वो भी क्या बन जाएगा? सरकार का नॉन टैक्स एक तरफ से रेवेन्यू। समझ गया जी बात यहाँ पे? तो दोनों अलग अलग चीज है। तो अब हम किस पे बात करेंगे? पब्लिक एंड फाइनेंस टैक्सेशन। ये देखना पहले आप, यहाँ मैंने थोड़ा पहले कुछ किया हुआ दिख रहा है आपको? देखो जो जो रेवेन्यू है ना, हैंड समझ समझ नहीं आएगी बोलूंगा। देखो जो हमारे पास सरकार के पास पैसा आता है ना, एक आता है डेट, कर्ज, एक आता है नॉन डेट। एक डेट वाला और एक आ गया नॉन डेट। डेट क्या हो गया? जिसकी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मुझे वो कभी ना कभी वापस करना है इंटरेस्ट के साथ।
दूसरा क्या हो गया, नॉन डेट, ऐसा मेरा कमाई जो मैंने कभी वापस देनी ही नहीं है। तो इकोनॉमी में हम इसको और कैसे पढ़ते हैं, एक बन गया कौन सा वाला, जो डेट वाला बन गया कैपिटल अकाउंट, और जो नॉन डेट वाला वो बन गया सिंपल कौन सा, रेवेन्यू अकाउंट। यही पढ़ा ना हमने बजट में जो पढ़ते हैं हम। बट यहाँ पे भी आप ऐसा दिमाग में रख सकते हो, कौन से वाला, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला। बट फिलहाल हम इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या पढ़ेंगे इसको, डेट एंड नॉन डेट। तो डेट में क्या आ जाएगा, हिमाचल की सरकार ने मार्केटिंग बोरोइंग, मार्केट से क्या किया होगा, बोरो। पता ना सरकार भी क्या करती है, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, सरकार अपने बॉन्ड्स बेचती है। बॉन्ड में क्या होगा, सिंपली मेरे पास सरकार की एक स्लिप सी आ जाएगी और सरकार को क्या दूंगा, मैं पैसे दूंगा। और गवर्नमेंट ने उस पर्चे में क्या लिखा होगा, इसकी एक मैच्योरिटी डेट होगी, इस दिन आप इस स्लिप को मेरे को वापस दे देना और आपको मैं वो पैसे भी वापस करूंगा और साथ में क्या दूंगा, इंटरेस्ट। तो सरकार सबसे बड़ी लोन लेने वाली है। अभी भी हमारी स्टेट का, मैं सर्वे में पढ़ेगा अभी 35% की जो कंपैरिजन करेगा हम जीडीपी के साथ, तो क्या है, हमारा कर्जा है। ठीक है जी बात। तो नेक्स्ट है एंड अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज भी बहुत सारी होती है सरकार के ऊपर। पोस्ट ऑफिस से पैसा है, सरकार ने वो खर्च कर लिया, वापस देना पड़ेगा कभी ना कभी, है ना। बहुत सारी स्कीम लॉन्च करती है, जैसे कभी चला दिया सुकन्या समृद्धि योजना, है ना, उसमें पेरेंट्स को बोल दे कि आप पैसे रखो यहाँ पे, है ना। ये सारी क्या हो गई, अदर लाइबिलिटीज हो गई स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है जी बात। उसके बाद आता है नॉन डेट में। अब नॉन डेट में क्या आ गया, सबसे पहले टैक्स। टैक्स कौन सा, स्टेट का खुद का टैक्स, और एक टैक्स किससे मिलता है हमें, जो हमें शेयर करके मिलता है सेंटर के साथ। और तो नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। सरकार ने क्या कर रखा होता है, लोन दे रखा होता है बाहर, उसको क्या करती है, रिकवर करती है। और एक है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करती है गवर्नमेंट, पीएसयू बेचती है अपने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बट याद रखना, चाहे इसके साइड ही लिख लो यहाँ पे, अपने पिछले 2 साल में 3 साल में हिमाचल सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा नहीं आया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, जीरो है। उसके बाद आती है ग्रांट इन एड्स। ग्रांट्स कहां से आती है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और कई बार तो बाहर फॉरेन से भी आती है, कभी जापान से आती है, कभी यूएनओ से आती है। और उसके बाद सरकार क्या करती है, और जैसे मैंने बताया अभी, बसेस की सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, है ना, अपना टूरिज्म हो गया, तो सारा किस में आता है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में। क्लियर है जी बात। तो अब देखो जो सरकार के जो खर्चे है ना, खर्चे नहीं, सरकार की कमाई, सीधी बात करो कमाई की, तो कहां से आएगी, एक तो कमाई हो गई डेट की, जो सरकार की है तो कमाई शॉर्ट टाइम के लिए, बट उसको क्या करना है, आगे वापस कर देना है। और दूसरी किससे आती है, नॉन टैक्स से। अब नॉन टैक्स से क्या होगी, उसकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो अब देखो उसी तरह से क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी सरकार देखो 2 तरह से करेगी। एक करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट से, मतलब जहां से सरकार ने लोन लिया, एक तो करेगी वहां से खर्च। देखो जैसे मान लो अभी अभी ऐसा समझ लो आप, हिमाचल सरकार के पास 100 रुपए भी, 100 रुपीज है। 100 रुपीज में से 70 रुपए है उसके किसके, रेवेन्यू के, जो किसी को वापस नहीं देने, कौन से वाले, नॉन डेट वाले। 70 रुपए किसके, उसके खुद के, नॉन डेट वाले। ठीक है जी। 30 रुपए कौन से उसके पास, डेट वाले। अब सरकार आप खुद बताओ कि जो डेट वाला पैसा है ना, जो कर्ज लिया हुआ है, वो सरकार हमेशा कहाँ खर्च करनी चाहिए उसको, कैपिटल फॉर्मेशन में, जहां से कुछ बने। देखो ऐसा तो कोई इंसान भी नहीं होता ना कि जो अपने खाना खाने के लिए या घूमने के लिए भी लोन ले। तो हमेशा इंसान क्या कोशिश करता है, अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या करे, खुद अर्न करे। अगर उसको कुछ खरीदना है ना, प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए क्या लेगा वो, लोन। तो काफी हद तक सरकार की भी ऐसी हालत होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कब आती है, जब हम इन्वेस्ट करें, किसके बेस पर, लोन के बेस पर। तो यहाँ पे, तो अब आप समझो बात कि हमारे हिमाचल के अंदर तो सबसे ज्यादा खर्च किस में से होगा, कैपिटल वाले, डेट वाले से, या नॉन डेट वाले से, किससे होगा, नॉन डेट वाले से। कितना,
करीब करीब 70%, अभी आगे आएगा ये, आई थिंक 76% के करीब है। तो ज्यादा खर्च कहां से करते हैं हम? नॉन डेट से। ठीक है जी बात। अब उसमें भी अगर आप देखोगे ना कि कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है, आप खुद बताओ कि हिमाचल को अगर सबसे ज्यादा खर्च करना हुआ, सरकार सबसे ज्यादा खर्च किस पे करेगी? सैलरी पे। समझ गए बात? क्योंकि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पे ज्यादातर लोग किस पे काम करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसीलिए हिमाचल में इतना वो भी एक चाम भी है इस चीज का कि भाई नौकरी किस पे मिलनी चाहिए? सरकारी ही नौकरी होनी चाहिए, है ना? देखो ना आपने इलेक्शन के टाइम सरकार वाले नौकरी वाले जो ऑलरेडी सर्विसेज में है ना, वो कितना बवाल मचा देते हैं, है ना? पीछे तो जब सड़क में आ गए थे उन्होंने एक नारा लगाया था सीएम के अगेंस्ट ही, ठीक है ना? तो इतनी 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 पावरफुल कम्युनिटी है सर्विस सेक्टर वाले, है ना? भले सरकार अभी नई नई नौकरी नहीं निकाल रही है, पर पिछली अभी भी है। और ये तो शायद इंडिया, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा है। अगर जो लोगों की ऑक्यूपेशन है ना, एम्प्लॉयमेंट है, तो अगर गवर्नमेंट सर्विसेज सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज, शायद वो हिमाचल ही है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जैसे अगर तो इधर वाला हिमाचल है, लोअर हिमाचल है, तो मैक्सिमम लोग किसमें ज्यादातर सर्विसेज में है ना? तो दूसरा पैसा किस पे जाएगा? पेंशन में। पेंशन, इसीलिए पेंशन के लिए और लड़ रहे हैं। अब बताओ, तो अब देखो ये जो सर्विसेज में जो ये सैलरी में पैसा जा रहा है, पेंशन में पैसा जा रहा है, और तीसरा किस में जाता है? आई थिंक इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट भी क्या सरकार ने क्या ले रखा है? बहुत सारा लोन। लोन लोगों से भी ले रखा है, जैसे बताओ बॉन्ड्स ले लिए, वो लिए, तो वो भी किस में जा रहा है? खर्चा हो रहा है। तो अब देखो ये जो 3-4 खर्चे है ना बड़े बड़े, और एक जाता है 2% करीब करीब जाता है किसमें? सब्सिडी में। सरकार क्या करती है? बहुत सारी चीजें किसमें देती है? सब्सिडाइज रेट पे। तो ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं ना सरकार के, क्या ये कैपिटल फॉर्मेशन वाले हैं? नहीं है। तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर सरकार का किस में जाता है? नॉन क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल फॉर्मेशन में। और इसीलिए सरकार कोशिश ये करती है कि किसी तरह से इससे बचा जाए, और बच सकते नहीं है ना? चलो जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादातर कोशिश ये करती है ना, करती नहीं है कई बार, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लोन लिया होता है ना, वो भी इधर देना पड़ता है। किसमें? रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर पे। बट जनरली कहाँ करना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन? जहां से आगे रेवेन्यू जनरेट हो जाए। देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या किस पे कर दिया हमने? सैलरी दे दी लोगों की, तो रेवेन्यू तो नहीं जनरेट हो रहा है। और एक जगह क्या कर दिया सरकार ने? एक सड़क बना दी, है ना? सड़क बना दी और उसपे क्या लगा दिया? 20 साल के लिए टोल टैक्स लगा दिया। तो वो जो सड़क बनी है ना, ये क्या है? एक कैपिटल फॉर्मेशन है। अब हम 20 साल तक के लिए इसके ऊपर टोल टैक्स आएगा, अगले कुछ सालों के लिए इसमें रोड टैक्स आएगा। तो हमेशा के लिए क्या होगी कि एक हिसाब से ये कैपिटल फॉर्मेशन जो आपको हमेशा अर्न करके देगी। अब सब्सिडीज में सब्सिडी दे दी सरकार ने, अब सब्सिडी दे दी तो एक बार गई तो गई हो, अब आगे से उसका रिटर्न आना ही नहीं है ना? हाँ एक चीज हो सकती है, उसको बोलते हम क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की। हो सकता है कि सब्सिडी के खाना खा के एक आदमी बेचारा गरीब आदमी थोड़ा ठीक ठाक से खाना मिल गया उसको, सस्ती स्कूल एजुकेशन मिल गई उसको, और फिर 20 साल के बाद हो सकता क्या बनेगा? वो एक चीज बनेगा ह्यूमन रिसोर्स। और जो भी आगे क्या कर सकता है, वो भी एक कैपिटल है। जैसे उसको हम कैपिटल अभी यहाँ तो नहीं कंसिडर करेंगे। हो सकता है ना, एक बना दी सड़क, 50 बना दिए डंके बंदे, तो दो, वो भी क्या हो सकता है? वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है कभी इकोनॉमी के लिए, है ना? बट अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस कब तक चलेगी? आज तो स्टार्ट हुई होगी। तो देखो ये चलेगी कम से कम 8-10 लेक्चर है इसके ऊपर, है ना? 8 to 10। तो पहले थोड़ा ये प्रेशर था कि चलो वो आना था ना, आपका पेपर आना था एंटी का, अब तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो अब 1-2 क्लास आगे कर सकता है। अब ऐसा स्पीड नहीं मारूंगा मैं। समझ गए ये बात? तो पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू, अब टैक्स भी क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू। शेयर कहां से आएगा? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड ग्रांट इन एड। तो ये कौन सा हो गया है अपने आप ही? नॉन डेट वाला। ठीक है जी बात? अब देखो अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट टोटल रेवेन्यू कितना? 37,000 एज अगेंस्ट टू 35। इसको छोड़ दो, जो ये 20 के अंदर होगा ना, इसको हम पढ़ते हैं क्या? डेफिसिट। पर इतना फिगर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे। तो हमारा जो रेवेन्यू रिसीव होता है किससे होगा?
नॉन डेट एंड डेट। तो नॉन डेट में क्या आ गया, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट आप यही याद रख लो कि प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पूछ ले क्या डिसइन्वेस्टमेंट कुछ पैसा आया है, तो आंसर क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई टारगेट है ही नहीं है। उसके बाद आता है डेट। डेट में क्या आएगा, मार्केटिंग, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज। अब जो ये नीचे ग्राफ है ना, इसको आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो मेजर फिस्कल पैरामीटर्स ऑफ स्टेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब समझे बात को, जीडीपी का कितना परसेंट है ये, लगा पता क्या बोला मैंने। पहले तो आपको मैंने शुरू में बताया जीडीपी अलग चीज है और हमारा जो रेवेन्यू है वो अलग चीज है। तो अगर जीडीपी 100 रुपए की है तो रेवेन्यू कितने, वो अगर जीडीपी 100 रुपए की है और रेवेन्यू कितने का है, 30 रुपए का, तो कितना परसेंट हुआ रेवेन्यू जीडीपी का, 30%। तो अलग अलग चीज है सारी। अब समझो, तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है हमारी, 2020-21 में कितनी थी, 22%, और 21-22 के लिए कितनी रखी है, 21%। अब ये बनते हैं प्री के क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूं, कई बार पूछते हैं ग्रोथ, कई बार पूछते हैं कंट्रीब्यूशन, और कई बार क्या पूछेंगे, जीडीपी के कंपैरिजन में जीडीपी का कितना परसेंट है ना। तो यहां किसकी बात हो रही है, एज परसेंटेज ऑफ। देखो काउंट तो कर सकते हैं ना, बट काउंट कैसे करेंगे, कितना परसेंट है। बट जीडीपी में देखो ना, एक बारी कई बारी हो सकता है ना, देखो जब तुम देखो जीडीपी काउंट करते हैं तब तुम क्या करते हैं, कोशिश कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, एक ही चीज 2-3 बारी काउंट ना हो, वो तो बड़ी क्लियर अलग ही काउंट कर दी। बट सरकार का जो रेवेन्यू है ना, वो तो कई बार 1-2 बारी भी हो सकता है ना, क्या पता अगर उसको उसको मिक्स कर दे तो मुश्किल हो जाएगा ना, इधर भी आएगा उधर भी आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि जो सरकार का रेवेन्यू है ना, वो पार्ट किसका है, जीडीपी का भी पार्ट है वो, है ना। बट हो सकता है कि, पर इतना जरूर है, जीडीपी में हर एक चीज क्या हुई है, एक ही बारी काउंट हुई है। बट यहाँ पे क्या हो सकती है, वो थोड़ी सी मिक्स भी हो सकती है। और देखो जैसे मैंने बताया, एक 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 हाउस होल्ड है ना। अब हाउस होल्ड है तो उसकी जीडीपी 3 लेवल पर हम चेक कर सकते हैं, वही प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और तीसरी कौन सी थी, एक्सपेंडिचर, हो सकती है ना। तो ये क्या बन गई मेरी जीडीपी। और उसके बाद क्या देखेगा, मैं अपना रेवेन्यू देखूंगा मैं अपना अलग से। तो रेवेन्यू में क्या सोच सकता है, अब क्या पता मैंने कहां से मैंने फी ली होगी, और कहां से मैंने अपनी लेबर का किया होगा, कहां से मैंने क्या किया होगा। बट ये किसका दिखा, देखो जीडीपी दिख रही है पूरी फैमिली की, पूरे हाउस होल्ड की, और रेवेन्यू किसका दिख रहा है, एक आदमी का, एक हिसाब से। तो यहाँ भी यही है, जीडीपी किसकी दिख रही है, पूरे हिंदुस्तान की, और रेवेन्यू किसका दिख रहा है, पूरे एक सिर्फ सरकार का। क्या बात कर रहा था मैं आपको, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, तो कभी क्या क्या जानना चाहते हैं हम, यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार की जो जीडीपी है ना, सरकार की जो जीडीपी है, तो सरकार की कमाई कितनी है ना। अब एक बात बताओ, अगर सरकार हो ही नहीं, कोई टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर रहे, कोई फीस ले ही नहीं, तो सारा क्या दिखेगा, जीडीपी दिखेगा, सब कुछ, रेवेन्यू दिखेगा ही नहीं, है ना। तो कुछ सरकारें क्या करती है, ज्यादा लेती है क्या, रेवेन्यू। कुछ सरकारें क्या करती है, कम लेती है। कुछ सरकारें ऐसी है, रेवेन्यू ज्यादा लेके भी क्या करती है, खर्च ज्यादा करती है वेलफेयर पे। जैसे इलेक्शन टाइम क्या करेगी सरकार, इलेक्शन टाइम भले कुछ भी ना हो पैसा, क्या कर देगी, ज्यादा ज्यादा खर्च कर लेगी, है ना। तो बट ये कहाँ चीज रिफ्लेक्ट करती है फिर हमारी बजट के अंदर, जहां पे क्या बन जाएगी, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी हुई जीडीपी के, है ना। तो दोनों फिगर आपको पता होना चाहिए, 22 एंड 21। और टैक्स रेवेन्यू, ये क्वेश्चन ही बनता है, देखो पिछले साल कितनी थी हमारी, 7.86। अब जो अगला दिख रहा है ना 22 के लिए, क्या हमारे सारे टारगेट है ये, है ना। बजट एस्टिमेट है ना, क्या लिखा है यहाँ पे, बीई, ये क्या है हमारा बजट एस्टिमेट, हो सकता है रिवाइज हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या बजट एस्टिमेट रखा है कि इस साल जितनी मेरी जीडीपी होगी उसका 21% क्या आना चाहिए हमें, रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू के अंदर भी 8%, 8.45 क्या आना चाहिए, टैक्स। और नॉन टैक्स, अब देखो अब ये बता रहा हूं मैं आपको ना, एक साल मेंस में क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर का, 4 मार्क्स जो क्वेश्चन, तो उसे पता क्या पूछा था,
नॉन टैक्स रेवेन्यू का कितना परसेंट है जीडीपी का? नॉन टैक्स रेवेन्यू व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी एंड सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू? सीधा क्वेश्चन था, लगा पता क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन 4 नंबर का था, मेन से पूछा हुआ। तो अब देखो ना, इतनी फिगर आपको कहां लिखनी थी? मेंस में। तो उस टाइम को अभी तक याद है 1.6% कुछ था, तो अभी कितना है? 1.57% है जीडीपी का नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, अगर ऐसा पूछा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो अलग चीज है। ग्रोथ ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो समझ रहे हो ना क्या है कि जीडीपी का कितना परसेंट और ग्रोथ अलग है। तो जीडीपी का परसेंट कितना है? ये 1%, करीब करीब 2%। बट ग्रोथ हो सकती है 10% भी। तो फर्क है ना दोनों में, ग्रोथ अलग हो सकती है और कंट्रीब्यूशन या उसका परसेंटेज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो, डिसइन्वेस्टमेंट 0.0 और रिकवरी ऑफ लोन्स 0.2%। तो सरकार का जो पैसा कहां से आया है? 0.2% किससे आया है? लोन से। अब आ जाओ टोटल एक्सपेंडिचर। और देखो, जीडीपी का 21% क्या है हमारा? कमाई। और खर्चा क्या है हमारा? 28.65। तो यही क्या बन जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है जी बात? तो 28%, 68। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है, गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पीएसयू के शेयर बेचती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट है, मान लो कोल इंडिया। इंडिया की कंपनी है कौन सी? कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में हिंदुस्तान सरकार के परसेंटेज कितना शेयर था? 100%। अब सरकार को इस साल चाहिए मान लो 2 करोड़ रुपए चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ नहीं, ज्यादा रखो थोड़ा सा, 200 करोड़। ठीक है ना? गवर्नमेंट को कितना चाहिए? 200 करोड़। अब सरकार ने पूरा अनुमान लगा दिया इस साल कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से मेरे पास इतना पैसा आना है और लोन से हमारे पास इतना पैसा आना है, फिर भी कितनी कमी पड़ रही है? 200 करोड़ की। अब 200 करोड़ का क्या करेगी सरकार? अपनी कंपनी के 10% शेयर बेच लेगी। अब 10% शेयर की कॉस्ट क्या रखेगी? 200 करोड़। सिंपल सी बात है, सरकार ये बोलेगी आज के बाद मैं कंपनी के शेयर होल्डर 90% और 10% शेयर होल्डर कौन होगा? जो मैं क्या देगा? 200 करोड़ रुपए देगा। वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर कंपनी का। तो वो एक आदमी को नहीं देते, क्या करते हैं? अलग अलग उसको बांट लेते हैं। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं हम? डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने कैपिटल जनरेट की है। कैपिटल जनरेट की किससे करी है? अपनी ही पीएसयू को बेच के। बेच के नहीं यहाँ पे कुछ, तो वो है डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ जी, लग गया पता? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। हमारी रिसीट कितनी परसेंट है किसकी? जीडीपी की। और हमारे एक्सपेंडिचर कितनी परसेंट है? 28.65%, जो कि हमने टारगेट रखा है। और देखो, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कहां से खर्च करते हैं हम? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कितना? 21.9%। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करते हैं हम? 3.43%। और लोन डिसबर्स्ड, लोन भी देती है ना सरकार, तो कितनी है? 0.20। और इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है? 2.86%। तो इतना हम किस में देते हैं? इंटरेस्ट। अब आ जाओ, देखो टैक्स रेवेन्यू। तो अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट, तो कितना रखा हुआ है हमने? कितना है इसमें बजट एस्टिमेट? 21-22 द टैक्स रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड 14,806 करोड़। कितना हो गया वो? 8.45%। बस। अब आ जाओ, देखो अब आप पूछ रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो इसका आंसर ना मेंस में सीधा था आंसर ये, अगर आप इतना भी आप लिख सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर किसकी बात हो रही है? टोटल एक्सपेंडिचर मिले जो सरकार पूरा खर्च करती है। सरकार देखो दो काम करती है ना, सरकार कुछ पैसा उसका लेके आती है और कुछ क्या करती है? वो खर्च करती है। तो जो भी सरकार का खर्चा हुआ ना, टोटल टोटल खर्चा, जीडीपी का कितना परसेंट हुआ? वो 28%। और उस टोटल खर्चे में कहां कहां खर्च कर रही है? कितना परसेंट सैलरी पे कर रही है, कितना परसेंट पेंशन में कर रही है ना? वो टोटल खर्चा है। नेक्स्ट है जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीट्स। सरकार लोन देती है तो क्या मिलता है बदले में? इंटरेस्ट।
और उसके बाद है रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ पावर, क्या बेचते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी। डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिविडेंड समझते हो ना आप, जैसे सरकार के क्या होते हैं, सरकार के आगे शेयर खरीदे हुए सरकार ने, उसके ऊपर शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड्स। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशन में एजुकेशन देती है ना, सोशल सर्विस देती है, हेल्थ देती है, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इरिगेशन वगैरह। जो भी सरकार लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, उस सबसे क्या लेती है, कुछ फ्री में होती है, कुछ सस्ते में होती है, बट सरकार को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना उस पे, तो वो क्या आगे सारी। तो अगर देखो ना, यही पूरा आंसर की बात थी। ऊपर एक क्या लिखना था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और दूसरा क्या लिखना था, ये आंसर। शायद एक बार दो बार पूछ लिया आंसर ये, है ना। अच्छा एक चीज और है, अगर आप देखोगे ना, हिमाचल में आपके मेंस का सिलेबस है टैक्स बेस इन हिमाचल, टैक्स बेस इन हिमाचल। हिमाचल में टैक्स का बेस क्या है, तो किस तरह से टैक्स को बढ़ाया जाता है, किस तरह से मतलब बेस का मतलब क्या है, ऐसे कौन सी इनकम है या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जिन पे हम टैक्स लगा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेगा हम, टैक्स बेस। जैसे मान लो हिमाचल किसके लिए फेमस है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, बट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा बेस है, बट दैट इज नॉट बेस ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि वो क्या कर दिया, टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया। क्लियर है बात, तो उसको क्या बोलेगा हम, टैक्स बेस। अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि हिमाचल का टैक्स बेस इज नैरो, कम है ना, तो उस चीज की भरपाई करने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स बेस हमारा कम है, ठीक है ना बात। तो अगर टैक्स बेस कम है तो सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर दी करंट सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड हाउ इट कैन बी इनहांस्ड फॉर फ्यूचर। तो इसमें क्या करना है, अपना करंट स्टेटस में आप ये सारी बातें लिखोगे, और साथ में किसकी बात करोगे आप, किस तरह से फ्यूचर में और इसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है जी बात। देखो ना मेंस का आंसर ऐसे निकलता है, अगर आपको ये भी डाटा करेक्ट पता होगा ना, तो आप दो चार बातें और लिख के ना आंसर बन जाता है आपका। तो दो सवाल बनते हैं यहाँ से, एक तो बनता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी टैक्स बेस ऑन हिमाचल प्रदेश, व्हाई इट इज लो एंड कैसे इसको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। दो ही बात है ना, टैक्स बेस क्या है हिमाचल का, क्यों लो है और क्यों कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको, पहला पॉइंट। दूसरा को क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, ऐसे कॉमा लगा के व्हाट इज द करंट, करंट इसका रेशो किसके साथ, करंट करंट रेशो विद करंट रेशो ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। एक ये बन गई इसी बात, और इसके साथ और आगे क्या बनेगा, और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, या करंट सोर्स क्या है इसके, व्हाट आर द करंट सोर्स, और दूसरा क्या बनेगा, आगे फ्यूचर में हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या बनेगा, चैलेंजेस क्या है। अब देखो ना ये ना समझने वाली चीज है सारी, अब इसीलिए मैं बताता हूँ ना, कभी कभी आप जैसे करंट पढ़ते हो ना, जैसे गिरिराज पढ़ लिया, और कभी जैसे ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ लो, ट्रिब्यून आता है ना कि हिमाचल वाला ट्रिब्यून है, उसमें एक सेक्शन हिमाचल वाला होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यही सोर्स है करंट के, एक ये इकोनॉमिक सर्वे बजट और थोड़ा सा ये न्यूज वाला, है ना। तो अब इसको अगर मेंस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आपको पढ़ने का थोड़ा जो नजरिया है ना थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब आता जी क्या, नॉन टैक्स नॉन डेट कैपिटल रिसिट। तो नॉन डेट में क्या आ गई कि है तो कैपिटल है पर कर्जा नहीं है, तो क्या टैक्स तो नहीं आ रहा है, में क्या आ रही है, कैपिटल, बट कौन सी कैपिटल, विदाउट टैक्स। तो इसके अंदर दो बहुत अहम है, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। देखो है कैपिटल बट कौन सी, नॉन डेट कैपिटल। अब समझो बात, देखो सरकार को अगर कैपिटल चाहिए क्या करेगी, या तो लोन लेगा, या तो क्या करेगा, अपनी जो ऑलरेडी कैपिटल है ना उसको बेचेगा। उसको कैसे बेचेगा, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जो सरकार के पास पहले ही कैपिटल है, बैंक में पैसा है,
उसको क्या कर देगा, लोन दे देगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, एक तो कैपिटल कैसे फॉर्मेशन हो गई, बाहर से डेट लेके, और दूसरी कैसी होगी, जो अपने पास ऑलरेडी कैपिटल है उसको क्या कर दो, आगे सेल कर दो। तो एक दे दी किस पे, लोन दे दिया इंटरेस्ट पे, और जो पीएसयू है उसको क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। तो अब देखो बजट एस्टिमेट 2021 एनवी सेज 41 करोड़ रिकवरी ऑफ लोन एंड नो इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब क्या पता इसी में क्वेश्चन डाल दे कि इस साल ये रखा है 40% रिकवरी, पैसा कहां से आ रहा है, लोन से। दूसरी स्टेटमेंट बना दी 0 कम्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब बताओ, ओनली 1 करेक्ट, बोथ करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, ऑल रॉन्ग, ठीक है ना, और देख लेना। अब उसके बाद है एज पर द बजट एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज एस्टिमेटेड कितना, 50, कितना है, 50 करोड़ समझ लो। सरकार का कितना खर्चा माना गया है, 50 करोड़, जिसमें से 76% कहां से खर्च होगा, रेवेन्यू से। अब एक बात समझो, हमें 2% मिली है ना खर्चे की, एक मिली है 28%। जो 28% वाली परसेंटेज है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। क्लियर है जी बात, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि हमारा खर्चा जीडीपी का कितना परसेंट है। यहां क्या बोल रहा है, हमारे टोटल खर्चे का कितना खर्चा कहां से जाएगा, रेवेन्यू से, वो कितना है, 76%। अब नेक्स्ट है, अब यही जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो यहाँ पे ये परसेंटेज देखिए ना, 76% किसका, टोटल खर्चा। सरकार अगर 100 रुपए खर्च कर रही है ना, 76 रुपए किससे खर्च कर रही है, जो सरकार का क्या है, रेवेन्यू है। अब आ जाओ जी, टैक्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो आपने रखना है कितने फिगर याद, ज्यादा 3 में 2 रखो आप। 2020 और 21 में कितना था, 7.86, और जो 22 के लिए कितना रखा है, 8.45, और पिछले वाला डाटा आप देख लेना। और उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू अभी भी हमारा कितना है, कम है। तो यहाँ पे स्कोप होना चाहिए ना नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने का, अगर सरकार की कमाई बढ़ानी है। तो देखो ये पिछले साल कितना था, 1.45, और अब कितना है, 1.57। अब यही बात यहाँ पे हो रही है, द चार्ट शोड दैट द टैक्स रेवेन्यू व्हिच वाज 7.33% ऑफ द जीडीपी, कब, 19-20 में। फिर इंक्रीज कितना हुआ, 7.86, और विच इज फर्दर इंक्रीज एज पर 8.5%। बट ये किसके लिए रखा है, फिर से 2022 के लिए, ये रख देना आप याद डाटा। एज पर द बजट एस्टिमेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट 21-22 वाज एस्टिमेटेड टू बी 21.14% ऑफ स्टेट जीडीपी। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, कितना एस्टिमेट रखा है, 21.14 का, और जो कि पहले कितना था, 22.71। और फिर से वही रिपीट हो रहा है। टैक्स रेवेन्यू कितना, 8.5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना, 1.5%। इन 2022 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट एस्टिमेटेड कितना, 28.6%। द एस्टिमेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 21.97%, while that द कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 3.43%। तो जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, उसे ग्राफ में पढ़ा था, वही कहाँ डाल दिया। अब नेक्स्ट है जी ट्रेंड्स इन फिस्कल इंडिकेटर्स। और देखो 2020-21 में एस्टिमेट ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर। अब यहाँ क्या हो रही है बात, यहाँ आ रही है ग्रोथ की, एक्सपेंडिचर की क्या ग्रोथ, कितने ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम, 24.14%, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 70.18%। तो यहाँ ना परसेंटेज जीडीपी साथ काउंट हो रही है, और कितना परसेंट किसका है, यहाँ पे क्या देखी जा रही है, सिर्फ ग्रोथ। तो ये ग्रोथ टोटल एक्सपेंडिचर कितनी है, 24%, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितनी है, 17%। अब देखो जी अगले डाटा, बड़ा अहम डाटा ये भी, कंपोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 77% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। कहां से, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू वाला।
तो सरकार अपना 77%, एग्जैक्टली कितना था, 76 पॉइंट कुछ परसेंट, उन्होंने पीछे बढ़ा था, 77% सरकार कहां से खर्च करती है, रेवेन्यू से। अब इसमें देखना 55% किसमें जाता है, सिर्फ 4 चीजों में, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडी। क्लियर है जी बात। देखो टोटल खर्चे का 76% खर्चा, 77% खर्चा कौन उठा रहा है, रेवेन्यू अकाउंट, ऐसा समझ लो 76। और उसके बाद उसका भी अगर हम उसको 100% मान ले तो उसका 55% कितने में जा रहा है, 4 चीजों में। वो कौन सी है, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडी। और देखो अगर आप रिलेट करके तो पढ़ोगे ना, अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था आपको कि हमारे देश के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के पीछे क्या क्या चैलेंजेस है। तो पहले चैलेंज तो ये निकल गई, क्योंकि अभी हम किस पे ज्यादा खर्च करते हैं, उस चीजों में जो कौन से आइटम्स है ये, नॉन कैपिटल फॉर्मेशन वाले। तो इनसे कुछ भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे क्या होगा, अगले कुछ सालों में सरकार के ऊपर बर्डन पड़ेगा कि सरकार कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब देखो अभी भी हिमाचल में क्या हो रहा है, नौकरी में भी और देनी पड़ेगी, और उधर से क्या बात कर रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई एक बारी और तो 60% हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सरकार 60% खर्च कर रही है इधर, तो बाकी जगह क्या करेगी फिर, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं ना थोड़ा सा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। तो अब देखो सैलरी एंड वेजेस, एक तो दिया है फिगर, इसको आपने याद नहीं करना, आपने क्या याद करनी है, परसेंटेज। और देखो टोटल खर्चे का 28% किधर जा रहा है, सैलरी में, और उसके बाद 14% कहाँ जा रहा है, पेंशन में, और फिर है जी 10% किधर जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में, और 2% किस में जा रहा है, सब्सिडी में। तो ये मेजर खर्चा। तो ये वाली जो फिगर है ना, ये आपको एसए के लिए भी बहुत काम है, एसए के लिए नहीं, मेंस आंसर के लिए है ना, ये वाला जो डाटा है हमारे पास। कई बार इसको सीधा पूछ ले, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। अब है जी ग्रोथ इन सैलरी एक्सपेंडिचर ओवर द प्रीवियस ईयर, कितनी बढ़ी है, 27%। तो सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि सैलरी में हाइक होता है, नए एम्प्लॉय जुड़ता है, तो कितनी ग्रोथ हुई है, 27%। एस्टिमेटेड टू डिक्रीज, अब सरकार ने आगे क्या बोल दिया, हमने कम करनी है, तो ना सरकार कितनी तेजी से काम करती है। उधर ग्रोथ बोलती है हमने बढ़ानी है, पर कैपिटल इनकम क्या करनी है, बढ़ानी है। इधर क्या बोलती है, सैलरी क्या करनी है, कम करनी है। तभी लगता है जो ये मामा बना रहे, ठीक है ना। पेंशन एक्सपेंडिचर, इसका भी सेम है, इंक्रीज थी, इसको भी क्या करना है, 2.53 डिक्रीज करना है। बट जब ओल्ड पेंशन लगेगी तो फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, लाइकली टू इंक्रीज, ये इंक्रीज होना है इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि सरकार को लोन तो लेना पड़ेगा, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए वैसे भी। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज करना है, इसको टारगेट रखा हुआ है 9%। और सब्सिडी को क्या करना है, डिक्रीज करना है 7%। होगा नहीं होगा अलग बात है। अब देखो जी डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर पूरे कर्जे की बात करें कितना परसेंट है जीडीपी का, ये 35.25% 19 में, और उससे पहले कितना था, 34%। तो अभी भी तो ये वाला इसमें डाटा इतने दिया है, 19 तक का ही दिया है। तो अभी कितना परसेंट हमारा जीडीपी का, अगर परसेंटेज देख कर्ज कितना है, 35.2%। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो अब आ जाओ फर्स्ट चैप्टर पे। देखो आप कल ना पढ़कर आना, मैं पहले पूछूंगा आपसे कुछ फिगर पूछूंगा जो आपको पता होना ही चाहिए। मतलब ऐसे नहीं पूछूंगा मैं कि कितने करोड़ बढ़ी है इनकम, है ना, जो रेलेवेंट्स होंगे वो मैं एक बार पूछूंगा आपके 5-7 मिनट पहले, तो आप पढ़कर आना। पेज नंबर कौन सा होना चाहिए आपका सर्वे में, जो मैं करना है, पेज नंबर कितना है, 3। हाँ 3 नंबर पेज में आ जाओ। सम ऑफ द मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। अब है जी सम ऑफ द पब्लिक वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द ईयर। और देखो इसकी ना जितनी भी स्कीम है ना, यहाँ सिर्फ इसके एक ओवरव्यू दिया हुआ है, बाकी आपके पास एक और चैप्टर आएगा आगे जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के ऊपर है, वहां सारी स्कीम डिटेल में होगी।
और देखो कई बार पता क्या होता है ना, अब तो पता क्या कहते हैं, इस साल इन्होंने इस वाले पार्ट में स्कीमें डाली हुई है, और हर साल पता क्या डाल देते हैं वो, गवर्नमेंट की कुछ कुछ अचीवमेंट्स, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, कि सरकार, हिमाचल सरकार पहली कार्बन फ्री स्टेट बनी है, ऐसे चीजें डालते थे वो। बट इस बार ये डाल रखा है। और कई बार पता क्या होता ना, जैसे कोई एग्जाम होता था, 3-4 क्वेश्चन इसमें से निकलता है, तो ये भी एक होता है ना, जैसे एग्जाम जो सेट करने वाला होता है ना, कई बार उसको बहुत बढ़िया डाटा यही मिल जाता है, तो आगे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तो इसलिए ना ऐसे जो जो शुरू के जो ये चैप्टर है ना, इसको आप हमेशा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड हमेशा ये बोलता है कि इन वाले पार्ट में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उसको सारा कुछ यही मिल गया, अभी उसमें तो क्वेश्चन ही बनाना है। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बारी पता नहीं उस साल तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे बजट था सिर्फ 45 पेज का था वो, 45 पेजेस का। शायद कोई हिमाचल में कोई लेक्चरर की पोस्ट थी, किसी और की पोस्ट थी, ऐसे कुछ थी। उसमें से आप मान लो कि ना एक पेज में से कम से कम 6 क्वेश्चन निकल गए थे। और वो पेज किस कौन सा था, इस तरह का वाला, जिसमें सारी हिमाचल की पूरी क्या दे रखी थी, अचीवमेंट्स दे रखी थी, है ना। तो अब इसलिए बता रहा हूँ, है तो ये एक ओवरव्यू सा है, बट आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है प्री के लिए। अच्छा एक चीज और है ना, आपका जो मेंस वाला जो पार्ट है, उसमें देखो ना, उसमें एक जगह लिखा होगा पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो जितनी भी सरकार, देखो जो सरकार की जीडीपी थी, सरकार को बाद में जो रेवेन्यू आया, उसको सरकार किसके लिए यूज करती है, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के लिए, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे एजुकेशन को लेकर है, चाहे रोड की फैसिलिटी हो, कोई और फैसिलिटी हो। तो जब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी इफेक्टिव तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही होगी, तो लोग क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। तो उसको क्या बोलेगा हम, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब जैसे गवर्नमेंट है ना, अब गवर्नमेंट करती क्या है, देखो ये गवर्नमेंट है और हम क्या है, सिटीजन है। और हमारे बीच में सरकार के बीच में क्या रिश्ता है, कि गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि हम क्या देंगे आपको, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। और उसके लिए आप क्या दो, मैं टैक्स दो, ये दो, वो दो। और अगर आपको वो डिलीवरी सही से नहीं मिलती, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इसका मतलब है लोगों के क्या है, ग्रीवेंसेस है। तो उसको क्या बोलेगा हम, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो बहुत सारी जो स्कीम है सरकार की, वो किसके लिए रहती है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए, ताकि सरकार उनको सुने। तो इन स्कीम में से ना देखो, दो 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 कंक्लूजन निकालते हैं हम। एक तो क्या निकलती है यहाँ पे, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, और दूसरा क्या निकलेगा, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है ना। आगे फिर बढ़ जाती है ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, है ना, और एससी के लिए, एसटी के लिए, फिर क्या हो जाएगी इसके आगे, कैटेगरी हो जाएगी। तो यही चीज हमने कहाँ पढ़नी होती है, स्कीम में। ये सारी वेलफेयर स्कीम है ना। तो अब इसमें क्या करना है आपने ना, वैसे आपने ध्यान में रखना है कौन सी डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रही है। और कुछ ऐसी स्कीम आपने यहाँ में से निकालनी है, आगे भी निकलेगी, जो किसके लिए होगी, सिर्फ उनका कोई लोगों का से नहीं कि उससे पैसा मिलेगा, उससे सिर्फ ये होगा, लोग शिकायत कर पाएंगे। जैसे जनमंच योजना हो गया, है ना, और क्या है, सीएम संकल्प हेल्पलाइन हो गई। तो ये सारे क्या है, ये क्या है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तरीके है ये। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर ना, इसके अंदर पता क्या था, जो एक होती है जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम होती है ना, देखो ओल्ड भी दो तरह के होते हैं, मतलब एज वाइज तो दो तरह के नहीं होते। एज वाइज कैसे ओल्ड हो गए, एक तो काउंट करेगा हम जो, जिसको हम बोलते हैं ना सुपर सीनियर सिटीजन, है ना, जो 80 साल से ऊपर है। तो 80 साल से ऊपर उनको ये नहीं देखते कि इनकी कास्ट क्या है, इनकी मंथली इनकम क्या है। तो 80 साल से जो ऊपर वाले एज लोग हैं, उनका जो भी सरकार बेनिफिट देगी, उसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इनकी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए तो ही देंगे, या ये इस कास्ट हो तो ही देंगे। ठीक है ना। और उनकी उनकी उनको जो सरकार देती है पैसा, वो भी क्या देती है, ज्यादा देती है। तो पहले ये जो सुपर सीनियर वाले लोग थे, कितने थे ये, 80 साल के। अब इसकी एज कम करके कितनी कर दिया है, 70 ईयर्स। ठीक है जी बात, 70 साल। तो अब देखो, अगर जो 60, अब असल में कौन हो गया है, जो ओल्ड पीपल आएगा 60 से लेकर कहां तक, 69 तक, जिसको पैसा कम मिलेगा, कुछ कंडीशन भी होगी। अब जो 70 से ऊपर वाले हो गए, उनको क्या मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा। तो ये एज कम की है,
तो पहले कौन थे लोग 80+, अब कौन है 70+। वही ना, एक बारी पता क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें ना, एक बार फिर चेक करूंगा, शायद आगे 60 कर दिया है ना, क्योंकि आगे जो इन्होंने पता क्या कर रखा है, इस वाले डाटा में दिया है ये वाला डाटा, और आगे दे दिया 60। तो यही मैं आपको भी बताने वाला था कि शायद ये 60 कर दिया हुआ है, बट फिलहाल के लिए भी आप इसको रहने दो इतना ही, है ना। तो अभी कितना मिलता है देखो, पैसा कितना बढ़ाया है, जो 70 से नीचे वाले हैं उनका कितना क्या है 850, और जो 70 से ऊपर वाले हैं उनका कितना कर दिया है 1500। और कई बार पिछला पूछेगा तो कितना 700 से 700 850, और अगला कितना बनेगा 1250 से कितना कर दिया 1500। अब जनमंच देखो क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, गवर्नेंस के लिए, और एक शब्द अपनी तरफ से ऐड कर दो, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सुना है ना हमने जनमंच में क्या होता है, जनमंच में एक जनमंच लगाता है नेता, जो मिनिस्टर होगा, उस वहां के जो जनता आ जाएगी, जनता का द्वार, और साथ में कौन होंगे जो ऑफिसर्स हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं कि जिसको जिसे शिकायत है ना, आपने देखा होगा क्या होता है ना। तो बाकी हम डिटेल में कब आगे मेंस के लिए करेंगे इसको। और उसके बाद है चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, इसका नंबर कितना है 1100, संकल्प हेल्पलाइन। इसमें क्या होता है कि सीधा कॉल किसको जाता है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाता है, और वहीं से ये मॉनिटर होता है सब कुछ। बट इसकी इतनी खास बात है कि अगर आपने 1100 में कॉल कर दिया ना, तो अब जो जब तक रिड्रेस नहीं होता ना इशू, तब तक वो कंप्लेंट वहीं रहेगी, और फिर एक कॉल बैक फिर आएगी, वो आपसे पूछेगा कि अब आप सुखी हो। तो अगर आप बोलोगे यस, तो ही क्या होगा, जो वो कॉल है हमेशा के लिए वो खत्म कर दिया जाएगा वो केस। अगर आप बोलोगे नहीं जी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर क्या होगा, वो जो कंप्लेंट होगी वो अभी भी जिंदा रहेगी। ठीक है जी बात। तो ये और भी क्या बनाता है, नागरिकों को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। ठीक है जी। और ऊपर से क्या है ये टाइम बाउंड मैनर्स, तो आपकी जो जो सुनवाई होगी वो भी कितने होगी, कुछ घंटों में ही होगी, है ना, 24 आवर्स में होगी। उसके बाद है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। तो जो जिनकी एज, जिस नारी की एज कितनी हो गई है 65 और 69 में, उसको क्या मिलेंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, देखो ना, एक चीज और करती है सरकार, हिमाचल सरकार पता क्या करती है, जो सेंटर सरकार की एक स्कीम होती है उसके पैरेलली अपनी एक स्कीम चलाती है। जैसे सेंटर सरकार की आयुष्मान भारत, तो हिमाचल ने क्या चला दी, हिम केयर। और सेंटर की क्या है उज्ज्वला योजना, जिसमें वुमेन के नाम पे क्या मिलेगा, फ्री कनेक्शन गैस का। और जो उस उज्ज्वला से छूट गया, उसके लिए हिमाचल ने क्या चला दिया, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। तो ये यही रहता है हिमाचल का। तो कोशिश ये रहती है कि जो सेंटर की स्कीम होती है उसके पैरेलली क्या चलती है, एक और स्कीम चलती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है किसके लिए है ये, फ्री गैस कनेक्शन टू बीपीएल फैमिली। और इससे क्या होगा, सेफ गार्ड हेल्थ वुमेन चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग विद क्लीन कुकिंग फ्यूल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ताकि वो धुआं वगैरह ना जलाए। तो उससे, तो अब यहाँ पे रखना क्या है याद, बीपीएल के लिए हिमाचल प्रदेश हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर। और ये किसके लिए है, जो लोग आयुष्मान भारत के अंदर नहीं है किसी वजह से। पता ना आपको 5 लाख तक की क्या मिलती है, इंश्योरेंस मिलती है ना। उसके बाद आयुष्मान भारत भी हिमाचल में इंप्लीमेंट है, सेंटर की स्कीम। और अटल आशीर्वाद योजना, आशीर्वाद योजना में क्या होगा, क्या है, नव आगंतुक, नया जो आया बच्चा पैदा हो गया उसको क्या मिलेगी, एक किट मिलेगी उसको, कितने रुपए की 1200 की। तो उसमें कुछ देती है सरकार, बट इसके लिए जरूरी है डिलीवरी क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल, मतलब हॉस्पिटल में। चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंस फंड, तो मेडिकल असिस्टेंट करने के लिए क्या कर दिया सरकार ने, एक फंड बनाया है जिसमें पुअर पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज, जिसमें से उनको पैसा दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर देखोगे ना आपने, जैसे चाहे पीजीआई है, एम्स है, अगर जिनके पास इस वाला कुछ कार्ड टाइप होगा, तो किस कौन भले ट्रीटमेंट इधर होगा, पे कौन करेगा, गवर्नमेंट, उस फंड में से। तो इसमें हिमाचल और हिमाचल के 12 भी जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है उनको भी इसमें ऐड किया गया है। चीफ मिनिस्टर फ्री मेडिकल स्कीम, अब इसमें ना कई बार वो इतने कर लेते हैं कि ऐसे फिगर पूछ लेते हैं, है ना, कितनी कितनी दवाइयां हैं इसके अंदर, तो कितनी है 1374 मेडिसिन इंजेक्शन एंड निडल्स वगैरह, तो इतने आइटम्स है। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसकी याद रखनी है आपने, एज कितना एज ग्रुप है
18 से 45 ईयर एज तक के लोगों के लिए क्या मिलेगी, एक स्कीम देती है सरकार, जिसमें सरकार एक लोन देती है। और उस लोन का क्या फर्दर पता क्या पार्ट है, मेल को मिलता है इसमें आई थिंक 25% डिस्काउंट इंटरेस्ट में, और फीमेल को मिलता है 30%, है ना। शायद बढ़ गया हो ना, पिछले साल तक क्या था 25% एंड 30%। बट इसका जो मेन क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर, एज के ऊपर, कितने एज ग्रुप को ये स्कीम मिलती है। उसके बाद है जी मुख्यमंत्री सहारा योजना। तो सहारा योजना क्या है, कुछ जो ज्यादा सीरियस लोग होते हैं बीमारी को लेकर, जो सीरियस पेशेंट है, उनको क्या मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। और वो उनको मिल सकता है, जो उनके अटेंडेंट है उनको मिल सकता है। और मिलता किसका ये, अब यहाँ पे आपने क्या रखना याद, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके बाद है मुख्यमंत्री स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में क्या मिलेगा, एक इंसान को स्टार्टअप करने के लिए एक साल में कितना मिलेगा, 25,000 रुपए। और जो इंक्यूबेशन सेंटर है, जो होता है ना सेंटर बना रखे होते लोगों में, उनको कितना मिलेगा, 30 लाख फॉर 3 इयर्स। एक आदमी के लिए 25,000, जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां कितना मिलेगा, 30 लाख फॉर 3 इयर्स। तो जो ये बोल्ड कर रखा है ना, ये आपने याद रखना ज्यादातर। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो कन्यादान योजना की भी हमेशा बढ़ती जा रही है पैसा। तो अब कितना है, 51,000 मिलता है। सो किसके लिए, डेस्टिट्यूट वुमेन गर्ल्स फॉर मैरिज। तो डेस्टिट्यूट कौन होगी, जो बेचारी होती है ना वैसे छोड़ी हुई, गरीब, अकेली, तो उसको सिंगल, है ना। तो उनको कितना मिलेगा, 51,000 गर्ल्स की मैरिज के लिए। बेटी है अनमोल योजना, इसके भी कितना बढ़ाया हुआ है, 21,000 रुपए। बट याद रखना किसके लिए, ये बीपीएल के लिए। और बच्चे भी कितनी बेटियों तक मिलेगा, सिर्फ 2 तक। अगर कोई 21,000 चक्रों में लगा रहे, ठीक है ना। हर घर पाठशाला, ये क्या है, कोविड के टाइम ऑनलाइन पढ़ाई, है ना, जिसमें कुछ हुआ पता नहीं कितना होगा। स्वर्ण जयंती सुपर 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 कितने, 100। तो सुपर 100 कितने हो गए, अब यहाँ रखना कौन से, 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 12 who have secured highest mark in 10th, उनको कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए। किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। देखो ना, वैसे अभी हमने इस बार मैंने बड़ा नोटिस किया है, एक पता ना आपको एक स्कीम है कौन सी, मेधा प्रोत्साहन योजना। अब देखो ना उसमें ना कितने पैसे दे रही है सरकार, 1 लाख रुपए दे रही है ना। इस बार हम उसमें उसके उसके भागीदार बने। और बच्चे तो देखो काफी आने जाते हैं हमारे पास। तो उन्होंने क्या कर रखा है, पहले ना 10 इंस्टीट्यूट उन्होंने पहले रखे हुए हैं उसमें फिक्स करके। और वो 10 इंस्टीट्यूट में से ये है नहीं, अभी वो तो ऐसे ही है, बार बार से ही है। बट जो उन्होंने क्या किया पिछले कुछ सालों से, जब वो स्कीम निकालते हैं ना, उस टाइम बच्चे के पास ऑप्शन क्या देंगे, वो 10 अकेडमी। और वो 10 अकेडमी कौन है, उनका पता ही नहीं कौन है। कोई बैंकिंग वाला है, कोई क्या उसको वाला क्या की प्रिपरेशन करने वाला है। और बाद में जब बच्चे ने अपना फॉर्म भर दिया होता है, उन्होंने ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा, कितने में से, 10 में से। फिर बाद में जाके फिर बीच में से बोलता है कि अब आप कहीं भी कर दो। तो अभी हमारे पास फिर कितने मिले, सिर्फ 200 नहीं, 2 लोग, मुश्किल 2 या 4 लोग मिले, जो मेधा प्रोत्साहन योजना के अंदर यहाँ पे पढ़ने आए। और आना कितने ज्यादा थे, कम से कम काफी सारे बच्चे जो आना चाहते थे, बट क्या हुआ बाद में, नहीं हो पाया। क्योंकि अब वो उनके पास ऑप्शन था ही नहीं है। उन्होंने बोल तो दिया सा कि आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो, बट बाद में क्या किया उन्होंने, चेंज नहीं किया। तो अब इस हिसाब देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा जानता हूँ कि जिन्होंने, उनके बेनिफिट में नहीं जा रहे हो पैसे, क्योंकि जिस पर्पज के लिए सरकार दे रही है, वो पर्पज उनको सॉल्व ही नहीं हो रहा है। वो पर्पज उनको नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए तो बड़ी अमाउंट है। अब उनको दे तो दिया, बट अब कैसे करेंगे, अब जहां उनको पढ़ने का थोड़ा सा लालच दे दिया कि हम एक आपको टैबलेट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, और पढ़ाई कुछ नहीं देंगे। तो अब देखो ना, ऐसे ऐसे स्कीम होगा ना, इस बार मैंने बड़ा गौर से देखी है चीज। और कितना देखो ना, 300-400, 300 थे कुछ, 400 थे, इतने निकाले थे उन्होंने। मतलब इतना पैसा दिया गया, कितना कितना करोड़ हो गया है। अगर 1 लाख जा रहा है तो 100 कितना गया, 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया ना, जिसमें से कुछ नीट के लिए, कुछ किसके लिए, HS वगैरह के लिए। तो ये भी थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ भी यही बता रहा हूँ मैं। तो होना क्या चाहिए, वैसे ही है, ओपन होना चाहिए ना, जहाँ पे उनको लगता है कि उसका फायदा हो जाए कम से कम। प्राकृतिक खेती एंड कौशल किसान योजना। तो अब देखो, प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, ये तो आगे बहुत पड़ेगा माम मेंस के लिए ना। तो उसमें क्या है कि सरकार क्या बनाएगी,
और किसको प्रमोट करेगी? नेचुरल फार्मिंग को, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसको करेगी। और उसके बाद है जल से कृषि को बल योजना। इसमें क्या करेगी सरकार? चेक डैम एंड पॉन्ड्स। किसके लिए पैसा देगी? चेक डैम एंड पॉन्ड्स के लिए। गवर्नमेंट बियर 100% एक्सपेंडिचर। सरकार कितना सब्सिडी दे रही है यहाँ पे? 100%। उसके बाद है चीफ मिनिस्टर फार्म प्रोडक्शन स्कीम एंड मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। देखो ये क्वेश्चन ये इसलिए बताता हूँ मैं, ये ना ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था कई बार। वो क्या करता है, बजट में से डायरेक्ट स्कीम पूछ लेता है। तो मेरे को अभी भी याद है, ये मेरे से पूछा था खेत संरक्षण योजना क्या है। तो खेत संरक्षण योजना क्या है ना, कि हिमाचल में किस चीज का डर रहता है? जो जंगली जानवर आता है ना, कभी बंदर आ गया, कभी नीलगाय आ गई, उसको फसल को खाने के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक स्कीम देती है कि जो खेत होता है ना, खेत उसके चारों तरफ उसकी फेंसिंग करता है। और उस फेंसिंग में क्या होता है, सोलर लाइट से थोड़े से उसमें क्या छोड़ देता है, करंट छोड़ देता है। मतलब ऐसा नहीं कि जानवर मर ही जाएगा, उसको थोड़ा शॉक लग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये काम है। तो इनिशियली तो ये सिर्फ किसकी बात कर रहे थे? वायर्स की। अब ये बोल रहे कि कितने परसेंट सब्सिडी है इसमें? 80% सब्सिडी देती है इंडिविजुअल सोलर फेंसिंग के लिए, अगर कोई बंदा अकेले कर रहा है इसको। और 85% किसको देती है? अगर कौन कर रही है? ग्रुप में। जैसे बहुत सारे लोगों के खेत इकट्ठे होते हैं ना, तो सरकार क्या चाहेगी कि लोग कैसे करें इसको, ग्रुप में करें, ताकि इकट्ठे हो जा सबका ही। अगर सब अपने अपने खेतों में लगाए तो ज्यादा लगेगा, है ना। अच्छा, तीसरा क्या है बोला इसमें? एंड परसेंट सब्सिडी और ग्रुप बेस्ड सब्सिडी 50% ऑन बार्ड एंड चेन। तो देखो बार्ड एंड चेन कौन सी हो गई? ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हो ऐसे। और पूरी बुनी हुई होती है, पुनी ऐसी ऐसी। एक होती है बिल्कुल कांटे कांटे, एक ऐसी होती है प्रॉपर बनाई होती है, जैसी लगती नहीं है वो। देखिए उन्होंने जो पत्थर के नहीं बनाए होते, क्रेट्स बनाई होती है सड़क के साथ, उस पर लगाई होती है ना जाली सी, उसको बोलते हैं। वैसे ही है बार्ड एंड चेन, पूरी चेन बन जाती है ना। देखो ऐसे वाली बन जाती है, ऐसे वाली अब दिख रही है, पता नहीं क्या बना दिया मैंने, पर जो भी है ऐसे वाली। समझ गया ना बात? देखो पहले में क्या है, सिंगल तार। एक में क्या कर दिया आपने, जैसे आपकी स्वेटर नहीं बनाते थे पहले, वैसे उसकी बना दी, ठीक है ना। अभी भी नहीं समझ आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने चित्र बना दिया, बोल भी दिया। अच्छा तीसरी पता कौन सी कौन है? यह कंपोजिट फेंसिंग। कंपोजिट में क्या होगा, जैसे फट्टे से लगाते, पूरा ही रोक दिया। देखो पहली में क्या है, वायर। दूसरे में क्या कर दिया, उस वायर को क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना। और तीसरे में क्या कर दी, इस तरह के कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया, या लकड़ी का या किसी और चीज का, या चादर का, क्या कर दिया, उसको पूरा ही कवर कर दिया। उसको क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट फेंसिंग। तो अलग अलग है इसमें, पर जो स्कीम आपसे क्या पूछेगा ज्यादातर, कि कितनी स्कीम है इंडिविजुअल के लिए और कितनी स्कीम है ग्रुप के लिए। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो किसान सम्मान निधि योजना में क्या करेंगे, जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग वाले, आगे ना इसी में एक चैप्टर आएगा हमारा, जो हमारी एग्रीकल्चर के अंदर होता है ना, जो किसान होते हैं उनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है, कुछ मार्जिनल होता है, कुछ स्मॉल होता है, कुछ मीडियम होता है, और कुछ बिग फार्मर होता है। तो ये स्कीम किसके लिए है? स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग वाले जो लोग हैं, उसको हम आगे पढ़ेगा कितने एकड़ तक की बात होती है उसमें। तो उसको कितने मिलते हैं? 6,000 रुपए एक साल में, और कितनी इंस्टॉलमेंट? 3। और जल जीवन मिशन, ये तो बड़ा ही सक्सेसफुल मिशन भी है हिमाचल में। अब देखो ना आपने, हर घर में क्या लगे हुए हैं, नल के लगे हुए हैं। तो ये भी है। और उसके बाद है हिमाचल पुष्प क्रांति योजना। तो पुष्प क्रांति में क्या होता है ना, एक टर्म आती है एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, सुना आपने? ये एंसिलरी हॉर्टिकल्चर, एक तो हॉर्टिकल्चर, एक आता है एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। तो एंसिलरी हॉर्टिकल्चर में 3 चीज आती है मेनली, एक बी मधुमक्खी, और एक फ्लावर, और एक मशरूम। इसको क्या बोलते हैं हम? एंसिलरी हॉर्टिकल्चर। तो हिमाचल में फ्लावर के लिए भी काफी सरकार काम कर रही है। तो कहाँ पे होती है सारी ये? पॉली हाउस। तो पॉली हाउस के लिए सरकार कितनी स्कीम देती है? 85% सब्सिडी। 85% सब्सिडी, ठीक है जी। तुम्हारा पहला दूसरा चैप्टर कंप्लीट, और कल आना रिवाइज करके आप इसको और यहाँ से आगे करेंगे। चलो जी ठीक है।